नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर महाराष्ट्र के रामटेक लोकसभा क्षेत्र से। दिल्ली के कन्हैया कुमार और रामटेक से कांग्रेस प्रत्याशी श्याम कुमार बर्वे का जोरदार शक्ति प्रदर्शन। कन्हैया कुमार का सुप्रीम पावर न्यूज पर जोरदार भाषण। महाराष्ट्र राज्य के रामटेक लोकसभा क्षेत्र के प्रचार में कांग्रेस प्रत्याशी श्याम कुमार बर्वे बीजेपी का 400 पार का खेल खत्म। कन्हैया कुमार का प्रचार दौरा। सुप्रीम पावर न्यूज से दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। सिगरेट का डब्बा देखे ना, सामने दुकान है। सिगरेट के डब्बा में साफ साफ लिखा रहता है तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। एक बड़ा गंदा सा फोटो भी बना हुआ रहता है सिगरेट के डब्बा पर। फिर भी लोग सिगरेट खरीदते हैं, अपना पैसा दे करके सिगरेट पीते हैं और अपना फेफड़ा जलाते हैं, जबकि डिब्बा पे लिखा रहता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। यह बात हमको समझनी पड़ेगी कि अगर इनको 400 सीट आ रहा है और इनको सब कुछ मालूम है, तो मैं कहता हूं कि फडणवीस जी के साथ अत्याचार क्यों किया गया? बताइए। बाहर से एक आदमी को ला करके, जो कल तक उद्धव जी के लिए कुर्सी लगा रहे थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है और फडणवीस जी बेचारे उप मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री ही बने हुए रह गए हैं। अगर ये इतने ही ताकतवर हैं, तो राजू पर्वे को इनको लेने की क्या जरूरत है? शिवसेना को तोड़ने की क्या जरूरत है? जिस अजीत पवार के बारे में कहते थे कि 70,000 करोड़ का घपला किया है, प्रधानमंत्री जी अब 70,000 करोड़ अपने मुंह से बोल ही नहीं रहे हैं। अजीत पवार जब तक एनसीपी में थे तब तक भ्रष्टाचारी थे। जो ही प्रधानमंत्री ने उनको गला लगा लिया है, त्यों ही जो है वो सदाचारी बन गए हैं, त्यों ही जो है वो समाजवादी बन गए हैं, त्यों वो राष्ट्रवादी बन गए हैं। ये बेईमानी हमारे आपके आंख के सामने हो रहा है और इसीलिए कहता हूं कि ये 400 इसलिए बोल रहे हैं कि ये जनता को एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुम हमारे पैर की जूती हो। क्या कर लोगे हमारा? हम इधर से उधर से नेता जमा करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके, लोकतंत्र का गला घोट करके तुम्हारा अधिकार तुमसे छीन लेंगे, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। ये इनके सत्ता का अहंकार है। बोलिए, सत्ता का अहंकार है कि नहीं है? नहीं तो जो आदमी कल तक कांग्रेस में था, कांग्रेस का पट्टा पहन करके घूम रहा था, आज भाजपा का पट्टा पहन करके मोदी मोदी कर रहा है। उसको कौन वोट दिया? उसको इस देश के लोगों ने वोट दिया, उसको इस विधानसभा के लोगों ने वोट दिया, इस लोकसभा के लोगों ने वोट दिया। आंख का शर्म नेता का क्यों मर गया है? आंख का शर्म नेता का इसलिए मर गया है कि नेता की जवाबदेही कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम नेता की जवाबदेही उससे पूछने लगे, जब वो गद्दार आपके सामने वोट मांगने के लिए आए, उसके मुंह पे अगर हम दरवाजा बंद करना शुरू कर दें, तब पता चलेगा कि तुम कौन होते हो यह बात बोलने वाले कि 400 सीट आएगा। अरे 400 क्या, जनता चाहेगी तो 500 सीट आएगा, 543 सीट आएगा। लेकिन जनता ने जब तक फैसला नहीं लिया है, जब तक 19 तारीख को रामटेक के लोगों ने वोट नहीं दिया है, तब आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि आपको 400 सीट आ रहा है? इसका मतलब ये है कि दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। यह बात हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबसे जो पहला आग्रह करना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र के लोग हैं, आप रामटेक के लोग हैं, आप नागपुर के लोग हैं, आप विदर्भ के लोग हैं, आप पत्थर खोद करके फसल उगाने वाले लोग हैं। आप वो लोग हैं कि जब जब इस देश को जरूरत पड़ी है, आपने इस देश को बदलने का काम किया है। अंग्रेजों के खिलाफ जब क्रांतिकारियों की जरूरत थी, महाराष्ट्र की मिट्टी ने क्रांतिकारियों को पैदा किया।
जब समाज में कुरीति बढ़ी तो समाज सुधारकों को पैदा किया, जब धर्म में कुरीति बढ़ी तो संतों को पैदा किया, महात्माओं को पैदा किया, परमात्माओं को पैदा किया। इसीलिए मैं आपसे यह आग्रह करने के लिए आया हूं कि इस सत्ता के अहंकार को आपको चूर चूर करना पड़ेगा। सत्ता के इस अहंकार को आपको चूर चूर करके सत्ता को यह बताना पड़ेगा कि 5 साल में चुनाव होने का कोई कारण होता है। 5 साल में चुनाव होने का कारण यह होता है कि 5 साल में किस पार्टी ने क्या काम किया, जिसको हमने वोट दिया, जिसकी हमने सरकार बनाई, उस सरकार ने अपने किए हुए वादों को पूरा किया कि नहीं किया, इसका 5 साल में परीक्षा हो सके। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हर साल एग्जाम होता था। एग्जाम किस लिए होता था? एग्जाम इसलिए होता था कि मास्टर साहब को पता चले कि विद्यार्थी को कितना आता है, इसीलिए उसकी परीक्षा होती थी। 5 साल में चुनाव इसलिए होता है कि नेता जनता के प्रति अपनी जवाबदेही दे सकें, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही हो कि जो घोषणा पत्र वो लेकर के आए थे, जो वादे उन्होंने जनता से किया था, कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया है और कौन सा वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है, इसका लेखा जोखा जनता के पास रहे। और जनता को अगर लगे कि उसने जनता को किए हुए वादों को पूरा किया है तो जनता उसको वोट देगी। अगर जनता को लगेगा कि हमारे किए हुए वादों को पूरा नहीं किया गया है तो कान पकड़ करके नेता को जमीन पे ले आएगी। ये जनता के हाथ में ताकत है। आपके हाथ में ताकत है कि नहीं है? कि आपको भी लगने लगा है कि 400 पार हो ही गया है तो अब क्या करेंगे? ये सच नहीं है। ये सच वैसा ही है कि जिस टीवी पे यह प्रचार किया जाता है ना, उसी टीवी पे एक और प्रचार आता है। एक नहीं, बहुत सारा प्रचार आता है। एक प्रचार हमको बहुत याद है। जब मैं छोटा था तो टीवी पे फेयर एंड लवली का प्रचार आता था। अब फेयर एंड लवली के प्रचार में कहता था कि मुंह में लगाते ही मुंह गोरा हो जाएगा। प्रचार सुने हैं ना? कभी गोरा हुआ है? ट्राई कीजिएगा कभी। अगर फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाए तो मेरे पास भी एक भैंस है, मैं सोचता हूं उसके मुंह पे लगा दूं, देखता हूं गोरा होता है कि नहीं होता है। अरे प्रचार है महाराज। प्रचार का क्या होता है? प्रचार सब सच थोड़ी होता है। अब हेमा मालिनी जी प्रचार करती हैं कि केंट देता है शुद्ध पानी, तो केंट तो अभी आया है। इससे पहले क्या हमारे पुरखे शुद्ध पानी नहीं पीते थे? हमारे पुरखों को शुद्ध पानी मिलता था ना। और उसी तरह से एक प्रचार आया है, ठंडा मतलब कोका कोला। तो ठंडा मतलब कोका कोला, तो लस्सी मतलब क्या होता है? गर्मा गर्म। प्रचार इसलिए किया जाता है ना कि सामान बेचा जा सके। बार बार प्रचार करके आपके दिमाग में यह बात फिट कर दी जाती है कि यह सामान आप खरीद लीजिए। अब तेंदुलकर जी कह रहे हैं कि बूस्ट पियो, तो माता जी अपने बच्चा को बूस्ट पिलाना शुरू कर देती हैं। कॉम्प्लान। प्रचार इसलिए किया जाता है ना ताकि सच्चाई छुपाई जा सके। 400 का प्रचार इसलिए किया जा रहा है ताकि सच्चाई छुपाई जा सके। और सच्चाई इस देश की जो 10 साल में इन्होंने पैदा की है वो खतरनाक है, वो चिंताजनक है। सच्चाई ये है कि इस देश में हर एक घंटा, और पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं सिपाही जी, नोट कीजिएगा, चुनाव को भेज दीजिएगा, हर एक घंटा, नहीं कीजिए रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, हमको डरे नहीं लगता है, न गृह मंत्री से, न प्रधानमंत्री से, न ईडी से, न सीबीआई से, न जेल जाने से। रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिएगा। 10 साल में इन्होंने देश की हालत यह की है कि हर एक घंटा 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं। अगर आप 5 बजे से इस मीटिंग की इंतजार कर रहे थे, अभी 9 बज रहा है, तो इस 4 घंटे में देश के किसी न किसी कोने में 8 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली होगी। 10 साल में उन्होंने देश की हालत यह की है कि लगभग इतने ही समय में 2 किसान आत्महत्या करते हैं। 3 मिनट के भीतर इस देश में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलता है, लेकिन वही किसान
जब अपने बीमार बच्चे के लिए दवाई खरीदने के लिए जाएगा तो जो 5 रुपया में मिलता था पैरासीटामोल, अब 15 रुपया में वो पैरासीटामोल मिल रहा है। हमारे गेहूं का दाम हमको नहीं मिल रहा है, हमारे कपास का दाम हमको नहीं मिल रहा है, हमारे मक्का का दाम हमको नहीं मिल रहा है, हमारी सब्जी का दाम हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन रोज स्कूल का फीस बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, किराया बढ़ रहा है, कपड़ा का दाम बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बढ़ रहा है, मोबाइल का रिचार्ज बढ़ रहा है। मोबाइल के रिचार्ज से याद आया, प्रचार सुनते थे ना, जियो धन धनाधन, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है बचा है कुछ मुट्ठी में, मुट्ठी ही खाली हो गई है। पहले फ्री में मोबाइल रिचार्ज कराया गया, फ्री में। रात रात भर लड़का सब जो है कान में मोबाइल सटा करके कहता था, खाई क्या सब्जी बना है, रात भर। अब आपको मालूम है रिचार्ज कितने में हो रहा है? 700 में। अब पहले फ्री में आया था, अब 700 रुपया में रिचार्ज हो रहा है। तो आप ये देखिए कि हम जो चीज पैदा करते हैं उसका दाम हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन जो इस देश के कुछ धन पशु हैं वो जिन सामान को पैदा करते हैं उसका दाम रोज बढ़ रहा है। किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलेगा, लेकिन किसान कपड़ा खरीदने के लिए जाए तो कपड़ा रोज महंगा हो जाएगा। यहां माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आज से 10 साल पहले सोना कैसे मिलता था? बोलिए बोलिए बोलिए, दाम बोलिए, दाम बोलने में क्या है? अब कैसे मिल रहा है? 70,000। तो गाना होता था हिंदी फिल्म में, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। धरती इस पे जो खेती करने वाले किसान हैं उनके फसल को उनको भीमराव अंबेडकरांच्या। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। 2 बात की माफी मांगनी है। पहली तो इस बात की माफी, मला मराठी येत नहीं, हिंदी चलेगी। और दूसरी बात ये कि मुझे पता चला कि ये कार्यक्रम 5 बजे का तय किया गया था और मेरे ख्याल से अब 9 बजने वाला है, तो मैं देरी से पहुंचा हूं। हालांकि मेरी गलती नहीं है। अब नागपुर एयरपोर्ट का एयर स्ट्रिप का लाइट बंद हो जाए तो उसमें हमारी क्या गलती है? लेकिन फिर भी मैं आप सबसे माफी चाहता हूं कि मैं आपके बीच देरी से आया हूं। और कोई देरी नहीं करनी है, सीधे आपसे मैं 2-4 बात करना चाहता हूं। तो मेरी बात जहां तक पहुंच रही है, उमरेड विधानसभा के, रामटेक लोकसभा के और महाराष्ट्र की इस महान भूमि के आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, दुकानदारी करके, मेहनत मजदूरी करके, छोटा मोटा काम धंधा करके, बिजनेस करके, ऑटो चला के, रिक्शा चला करके, अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम मेहनत का सावाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको जय भीम पेश करता हूं। साथियों, मुझे लगता है कि यहां जो लोग मौजूद हैं और महाराष्ट्र के नागरिकों तक जो हमारी बात पहुंच रही है, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र के लोगों को कुछ समझाने की जरूरत है। महाराष्ट्र के लोगों को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग ऑलरेडी बहुत समझदार हैं। महाराष्ट्र के लोग वो लोग हैं कि इस देश को जब भी जरूरत हुई है तो इस भूमि ने संतों को पैदा किया है। ये भूमि है संत तुकाराम की। जब भी समाज में गुलामी ने सर उठाया है
तो इस धरती ने पैदा किया है छत्रपति शिवाजी महाराज को। जब भी समाज में कोई कुरीति फैली है तो इस धरती ने पैदा किया है अन्ना भाऊ साठे को, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। ये धरती इस देश को जब जब जरूरत होती है अपने लाल पैदा करती है। और कहते हैं कि इस देश में अगर पुनर्जागरण के इतिहास को पढ़ा जाएगा तो महाराष्ट्र का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। इस देश में समाज सुधारक के काम को ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के काम के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र के जो रहने वाले लोग हैं उनको मेरे जैसे साधारण व्यक्ति से कुछ सीखने समझने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं आपको कुछ बताने समझाने के लिए नहीं आया हूं। मैं जब भी महाराष्ट्र आता हूं मैं महाराष्ट्र से कुछ सीखने आता हूं, थोड़ा सा साहस लेकर के यहां से जाता हूं। लेकिन जब चुनाव हो रहा है और इस चुनावी समर में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये, और जब हम पर्व की बात करते हैं तो आज 13 अप्रैल है और आज हमने पूरे देश में, पूरी दुनिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को याद किया है, उनको शहादत दी है, उसको श्रद्धांजलि दिया है। कल ये नागपुर की धरती है, दीक्षा भूमि है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश जो है उसकी जयंती मनाएगा, धूमधाम से जो है उनको याद करेगा, उनके समता और न्याय के सिद्धांत पर चलने की कोशिश करेगा। उसी तरह से लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है, लोकतंत्र का सबसे महापर्व। लेकिन इस लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ बातें ऐसी हैं जो किसी भी आम नागरिक को, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, किसी भी पार्टी का पट्टा अपने कंधे पे रखा हुआ हो, किसी भी पार्टी का झंडा उठाए हुए हो, लेकिन जो भी ईमानदार नागरिक हैं इस देश के, जो भी समझदार नागरिक हैं इस देश के, जो इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं, उनको इस चुनावी समर में कुछ चीजों पर गौर फरमाने की जरूरत है, कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। आप सब लोगों ने सुना होगा, जब भी आप टीवी खोलेंगे, रेडियो चलाएंगे, मोबाइल देखेंगे, तो एक बात बार बार कही जा रही है, अब की बार 400 पार। आपको याद हो गया? पेट्रोल कैसे मिल रहा है? 100 पार, और डीजल 100 पार, और गैस सिलेंडर 1000 पार। ये जो 400 पार बोला जा रहा है, थोड़ा ठहर करके, रुक करके इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि रामटेक विधानसभा में, लोकसभा में आप लोग वोट देंगे ना, उमरेड विधानसभा के लोग वोट करेंगे, रामटेक में रामटेक के नागरिक वोट करेंगे, और जिनको वोट करेंगे वो चुनाव जीतेंगे। यही होता है ना। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिखा, और उस संविधान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उस संविधान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि मर्सिडीज पे घूमने वाले का भी वोट एक है और साइकिल पर चलने वाले का भी वोट एक है, हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले का भी वोट एक है, और जमीन पर बैठ करके जूता सिलने वाले का भी वोट एक है। यह है संविधान की ताकत। और अगर यह संविधान की ताकत नहीं होती तो आपको लगता है कि ये जो सारे नेता हैं जो आज आपकी गलियों में आते हैं हाथ जोड़ करके, अपना एसी वाला कार का शीशा नीचा करते क्या? आपकी गंदी गलियों में कभी उतरते क्या? आपके घर के दरवाजे हाथ जोड़ करके अपने माँ बाप को छोड़िए, आपके माँ बाप को अपना माँ बाप मान करके उनके पांव में लटकते क्या? यह संविधान की ताकत है, ये वोट का ताकत है, जिसके चलते 5 साल में ही सही नेता को जनता के बीच जाना पड़ता है और हाथ जोड़ करके वोट मांगना पड़ता है। मैं सोचने समझने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि यह जो 400 पार है,
यह नारा नहीं है, यह स्लोगन नहीं है, यह 400 पार वार्निंग है, चेतावनी है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। वार्निंग और चेतावनी कैसे है? एक बार सत्ता को अगर इस बात का अहंकार हो गया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे। क्या नाम है वो इधर जो थे कांग्रेस में, राजू पारवे, वो कल तक इधर थे, आप उधर चले गए हैं। इतना आत्मविश्वास इस देश के राजनीतिक दल को, इस देश के नेता को कहां से आया है? इतना आत्मविश्वास इनको कौन दे दिया है कि चुनाव से पहले ही कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा। जब कोई 400 पार कहता है तो मैं कहता हूं कि 400 पार सीट नहीं होगा, पेट्रोल और डीजल का दाम होने वाला है। यह बात समझ लीजिए। नहीं तो अगर 400 पार हो रहा है तो मेरा एक सीधा सवाल है, तो फिर चुनाव क्यों हो रहा है? क्यों चुनाव हो रहा है? 7 चरण में चुनाव कराने की क्या जरूरत है? क्या सिपाही जी, जब चुनाव जीत ही रहा है एक पार्टी, 400 सीट उसको आ ही रहा है, तो चुनाव क्यों हो रहा है बताइए? आखिर जब भाजपा जीत ही रही है तो उप सरपंच है ना आप, तो मोदी जी आपके गांव में क्यों आए थे? धूल फांकने के लिए। 400 पार अगर हो ही रहा है तो राजू पारवे जी, जिनको कल तक भाजपा ही कहते होंगे कि ये परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवादी के साथ रहते हैं, मुस्लिम परस्ती करते हैं, समाज बांटने का काम करते हैं, वो राजू पारवे जी का चरण धो करके कैसे पी रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है कि अगर 400 पार इनको मालूम है तो कैसे मालूम है? ज्योतिषी हैं कि बाबा जी का तोता बन गए हैं, कि बाबा जी का तोता जाता है कार्ड उठा करके बता देता है कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। अगर देश का भविष्य इनको पता ही है तो ये क्यों नहीं बताते हैं कि इस देश में 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? ये क्यों नहीं बताते हैं कि विदर्भ के किसानों को अपने ही खेत पर, अपने ही पेड़ में लटक करके जान क्यों गंवानी पड़ती है? क्यों शेतकरियों को जान देना पड़ता है? उनको उनके फसल का दाम नहीं मिलता है। अगर इनको इतना भविष्य मालूम है तो जब कोई बेटी घर से निकलने लगे तो ये भविष्यवाणी करके बता दे कि बेटी घर से बाहर मत निकलना, आज तुम्हारे साथ कोई अत्याचार होने वाला है। अगर इनको इतना ही भविष्य मालूम था तो सीआरपीएफ को बता देते कि भैया पुलवामा मत जाओ, वहां आरडीएक्स फूटने वाला है, बता देते ना। इस बात को आप सोचिए कि ये ज्योतिषी नहीं है और ना ये तोता है बाबा जी का, तो इनको कैसे मालूम है कि इनको 400 सीट आ रहा है? इनको ऐसे मालूम है कि इन्होंने इस देश की जनता के आंख में धूल झोंकना सीख लिया है, और जनता के आंख में जब सर्व जिल्हा परिषदचे सदस्य, सर्व उद्धव बाळासाहेब गटाचे नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते, सन्माननीय मंच, माझे काका नरेश बर्वेजी, सर्व वडीलधारी मंडळी, बंधू आणि भगिनींनो, आपणास मागील 10 ते 15 दिवसा अगोदरच्या पूर्ण घटनाक्रम आपण वृत्तपत्रातून, टीव्ही माध्यमच्या चॅनलतून सर्व बघितलेलं आहे। कशा प्रकारे रश्मी बर्वे यांच्या नामांकन रद्द केला आणि हुकुमशाहीच्या ज्वलंत उदाहरण आपल्या नागपूर जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीने आपल्याला दाखवला। त्याला उत्तर म्हणून माननीय केदार साहेब, मुळक साहेब यांनी ज्या प्रकारे बी प्लान ज्याला आपण म्हणतो, विरोधकाला ओळखून विरोधी काय करू शकतो, किती खालच्या स्तरावर जाऊ शकतो, ते सर्व माहिती घेऊन त्यांनी बी प्लान तयार ठेवलेला होता। तो बी प्लान म्हणजे
श्यामकुमार बर्वे आपल्या समोर पंजा घेऊन जाणी उभा आहे आणि आज आपल्याला मतदानाची विनंती करण्याकरिता इथं आलेला आहे. बंधू आणि भगिनींनो, आपल्याला ज्या प्रकारे माहिती आहे की हे खोटारडं सरकार ज्या प्रकारे युवकांना छळलं आहे, खोटे आश्वासन दिलेले आहे, 2 कोटी रोजगार देण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे, शेतकऱ्यांना ज्या प्रकारे त्यांच्या पिकाला दुप्पट भाव देण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे. आज कापूस 6,000 ते 6,500 ह्या भावाने विकावं लागत आहे 10 वर्षाच्या अगोदरच्या रेटनी. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये 2022 मध्ये 13,000चा भाव आपल्याला देण्यात आला. म्हणून हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे. महिलांच्या विषयावर बोलायचं झालं तर मणिपूर आणि हाथरस आणि गोल्ड मेडलिस्ट महिला यांच्या विषयावर देशाचे पंतप्रधानांनी एक शब्द सुद्धा बोलणं योग्य समजलं नाही. म्हणून ह्या सरकारला जो सांगते आपल्याला अबकी बार 400 पार, याला अबकी बार आपल्याला हद्द पार करायची आहे की नाही करायची आहे? ज्या पक्षाजवळ स्वतःचा उमेदवार नाही आहे, एक भगोडा आपल्यामधलाच उमेदवार बनवतात, खरंच ते आपल्यासोबत लढायला तयार आहे का? ज्या पद्धतीनं एका सर्वसाधारण व्यक्तीला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने आज उमेदवारी दिलेली आहे, आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादामुळे मला अभिमान आहे का त्या उपसरपंचाला हरवण्याकरता देशाच्या पंतप्रधानाला कणांमध्ये यावं लागलं आणि भारतीय जनता पार्टीला झुकावं लागलं. हे ताकद आपली आहे, ही ताकद आपण दिलेली आहे. म्हणून आपल्याला ज्या प्रकारे देशाचे पंतप्रधान आले आणि प्रथमदा 10 वर्षामध्ये मान त्यागी बाबा जुमदेवजीच्या पावन धर्तीवर मी आलो आहे असं म्हटलं त्यांनी. त्याचं कारण आपल्याला समजलं की नाही समजलं मला माहित नाही. कारण की मी कधीच परमात्मा एकचा सेवक आहे म्हणून कधीच कोणत्या भाषणामध्ये सांगितलं नाही. तो माझ्या श्रद्धास्थान आहे, त्याला राजकारणामध्ये मला आणायचं नव्हतं म्हणून मी सांगितलं नाही. पण हे राजकारणी भारतीय जनता पार्टी किती खाली जाऊ शकते त्याच्या ज्वलंत उदाहरण म्हणून पंतप्रधानाला मानते की बाबा जुमदेवजीचं नाव घ्यावं लागलं. मला गर्व आहे सेवक म्हणून आणि सर्व सेवकाची ताकद आज रामटेक लोकसभामध्ये माहिती पडली आहे तर देशाच्या पंतप्रधानाला सेवकाचं नाव घ्यावं लागलं, मानते की बाबा जुमदेवजीचं नाव घ्यावं लागलं. मला राजकारणामध्ये सर्व धर्म समभाव ह्या भावनेतून आम्ही भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये काम करतो. कारण एका पक्षासाठी किंवा एका धर्मासाठी आम्ही काम करत नाही. ही भावना आम्हाला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी सांगितलेले आहे. म्हणून आम्ही कोणत्या एका धर्माचे नाही, सर्व धर्म आमच्यासारखे सारखं आहे. म्हणून आपल्याला हे निवडणूक सारखी नाही तर लढाई सारखी लढायची आहे, जेणेकरून यांना माहिती पडेल की हा रामटेक लोकसभेने आज भारतीय जनता पार्टीला इथं साफ करण्याच्या आणि कोणत्याही भगोड्याला इथं जागा द्यायची नाही हे सिद्ध करून दाखवायचे आहे आपल्याला. म्हणून आपल्याला विनंती करण्यात आलेलो आहोत, आपला आशीर्वाद मागण्यात आलेलो, म्हणून आपल्याला आशीर्वाद मागण्याकरिता आलेलो आहोत आणि विनंती करण्याकरिता आलेलो आहे की येत्या 19 तारखेला आपण प्रचंड बहुमताने काँग्रेसच्या बटनला प्रचंड बहुमताने विजयी कराल हीच अपेक्षा बाळगतो. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय भीम, नमस्कार. यानंतर आपल्या सगळ्यांचे नेते माजी मंत्री आदरणीय राजेंद्रजी मोडक साहेब या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करतील. वारे पंजाब. येत्या 19 एप्रिलला होत असलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारार्थ आपल्या उमरेड नगरीमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, प्रहार जनशक्ती पार्टी, आप आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार श्यामकुमार उर्फ बबलूभाऊ बर्वे यांच्या प्रचारार्थी उपस्थित
आपल्या सर्वांचे लाडके आणि युवकांचे प्रेरणास्थान आणि एक प्रखर आपलं मत व्यक्त करणारा नेता म्हणून ह्या देशामध्ये ज्याची ओळख आहे ते कन्हैया कुमारजी. मंचावर उपस्थित आपल्या लोकसभेचे माजी खासदार सन्मान्य प्रकाश जाधव साहेब, संजय मेश्रामजी, गंगाधरराव रेवतकर, सन्मान्य मेश्राम साहेब, सन्मान्य पोंगळे साहेब, सन्मान्य विठ्ठल पाटील राऊत, सन्मान्य बावनकुळेजी, नरूभाऊ राऊत साहेब, आमचे मंचावर उपस्थित सर्व सन्मान्य जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे सदस्य, सर्व महाविकास आघाडी पक्षाचे नेते मंडळी, सर्व आजी माजी नगरसेवक, मंचावर सर्व विभागाचे प्रमुख आणि या जाहीर सभेला उपस्थित उमरेड विधानसभा मतदारसंघातील तमाम नागरिक, मतदार बंधू भगिनी, युवा कार्यकर्ते, शेतकरी, शेतमजूर आणि उपस्थित सर्व मित्रांनो, 19 तारखेची निवडणूक ही आपल्या देशासाठी अत्यंत महत्वाची निवडणूक आहे. या निवडणुकीला एक आव्हान म्हणून आपण सर्व लोक बघत आहोत. आपल्याला ह्या देशामध्ये लोकशाही पाहिजे की हुकुमशाही पाहिजे, असा अत्यंत महत्वाचा निर्णय येणाऱ्या 19 एप्रिलला घ्यायचा आहे. काही लोक ह्या देशाला हुकुमशाहीच्या पद्धतीने समोर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपला देश हा अनेक जाती, अनेक धर्म, अनेक पंथ, अनेक भाषांचा देश आहे. आपण उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जा, पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जा, अनेक जाती, अनेक धर्म, अनेक पंथ, तरी आपण सर्वजण गुण्यागोविंदाने राहतो. कारण की आपल्या देशाची लोकशाही आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या घटने माध्यमातून आपल्याला हे व्यक्ती स्वातंत्र्य भेटलेलं आहे. आपण आपलं मत प्रगट करू शकतो, आपण आपले विचार मांडू शकतो. एवढी शक्ती आज घटना आणि लोकशाहीच्या माध्यमातून आपल्याला भेटलेली आहे. हा देश हुकुमशाहीच्या माध्यमातून चालू शकणार नाही. हा देश लोकशाहीच्या माध्यमातून चालू शकणार आहे. आणि म्हणून आम्ही ह्या निवडणुकीच्या माध्यमातून आपल्या सर्व लोकांना विनंती करायला आलेलो आहे की या देशामध्ये आपण सर्व लोक जे गुण्यागोविंदाने राहतो आणि एकत्रितपणे राहतो, ही लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आपल्याला आपल्या मतांचा, अधिकाराचा वापर करायचा आहे. आताच आपल्या उमेदवारांनी सांगितलं, अनेक लोकांनी सांगितलं, मी स्वतः निवडणूक अत्यंत जवळून बघत आहो. ज्यावेळेस रश्मी बर्वेंचा उमेदवारी अर्ज फेटाळला जात होता, मी स्वतः त्याचा साक्षीदार होतो. कारण की रश्मीताई बर्वेंचा सूचक म्हणून माझं स्वतःचं नाव आणि सिग्नेचर होती. ज्यावेळेस छाननीची प्रक्रिया सुरू होती, मी स्वतः पाहत होतो की जो रिटर्निंग ऑफिसर आहे, जो अधिकारी आहे, तो तत पप करत होता, पाय त्याचे हलत होते, दहा पाणी पित होता. त्याला माहित होतं की आपण आपल्या हातातून चूक करत आहोत. एका दलित महिलेचा उमेदवारी अर्ज आपण खारिज करत आहोत. अशा प्रकारची स्थिती आम्हाला सर्वांना बघायला भेटली. याचाच अर्थ हा आहे की देशामध्ये हुकुमशाह प्रशासनावरती दडपण आणतो आणि निवडणुकांमध्ये लोकांना बाद करण्याचा प्रयत्न